India Legal presents Courts Roundup. आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप और इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट के कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, अगर सरकार रही नाकाम तो कृषि अधिनियमों के कार्यान्वयन पर लगाएंगे रोक। विशेषज्ञों की कमेटी बनाने का दिया आदेश, कहा रक्तपात हुआ तो कौन जिम्मेदार। जमानत मसले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा जमानत की शर्त उचित हो, कड़ी ना हो, वरना यह होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इनकार जैसा। अवैध निर्माण मामले में अभिनेता सोनू सूद को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने 13 जनवरी तक बीएमसी की कार्रवाई पर लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों के विरोध के चलते विकास दुबे एनकाउंटर की जांच कर रहे न्यायिक आयोग का प्रयागराज दौरा रद्द। जस्टिस बीएस चौहान के हाईकोर्ट दौरे पर था, बार एसोसिएशन को ऐतराज। India Legal presents Courts Roundup. तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया है, जिसके लिए मोदी सरकार और किसान संगठनों से नाम मांगे गए हैं। सोमवार को किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा है कि हम किसी प्रदर्शन को नहीं रोक सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि हम कृषि अधिनियमों के कार्यान्वयन पर रोक तक लगा सकते हैं। इस मामले पर सुनवाई चीफ जस्टिस एस बोबड़े, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस राम सुब्रमण्यम की बेंच कर रही थी। आपको बताते चले कि पूरे आंदोलन से निपटने और हल तलाशने में सरकार की नाकामी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि हम आपसे बहुत निराश हैं। आपने हमसे कहा कि हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे थे, किस तरह की वार्ता हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन और 3 कृषि कानून पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र को खरी खरी सुनाई। साथ में प्रमुख न्यायाधीश एस.ए. बोबडे और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने केंद्र सरकार द्वारा समस्या को हल करने में विफल रहने पर निराशा व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा, हम एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखते हैं और यदि सरकार कानून पर रोक नहीं लगाती है तब हम कृषि अधिनियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाएंगे। जिस तरह से केंद्र इससे निपट रहा है उससे हम बेहद निराश हैं। हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप समस्या को हल करने में विफल रहे हैं। भारत संघ को जिम्मेदारी लेनी होगी। कानूनों के परिणाम स्वरूप हड़ताल हुई है और अब आपको हड़ताल को हल करना होगा। यदि कोई रक्तपात हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि केंद्र ने गतिरोध को हल करने की पूरी कोशिश की है और कहा है कि इस संबंध में न्यायालय द्वारा अवलोकन कठोर थे। कानून पर रोक लगाने के प्रस्ताव का अटॉर्नी जनरल द्वारा विरोध किया गया, जिन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की मिसालें हैं कि कोर्ट कानून पर रोक नहीं लगा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने स्टेट ऑफ यूपी बनाम हिरेंद्र पाल सिंह का उल्लेख किया, जिसमें ये कहा गया कि ऐसे मामलों में जहां वैधानिक प्रावधान की वैधता चुनौती के अधीन है, न्यायालयों को अंतरिम आदेश पारित करने में आत्मसंयम बरतना चाहिए। सीजेआई ने हालांकि 3 न्यायाधीशों वाली पीठ के आदेश का हवाला दिया, जिसमें कानून और वैधता को चुनौती देने वाली दलीलों के एक बैच की सुनवाई करते हुए मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण देने वाले 2018 महाराष्ट्र कानून को लागू करने पर रोक लगा दी गई थी। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि न्यायालय कानूनों पर रोक लगाने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने हालांकि किसानों के विरोध प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने वाले आदेश को पारित करने से इनकार कर दिया। वेणुगोपाल ने कहा, दक्षिण भारत के किसानों ने विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि कानून उनके फायदे के लिए है। इसके लिए हम उनसे कानून को समझने के लिए कह रहे हैं। न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि अपने पिछले आदेश में किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी रख सकते हैं।
इस अपवाद के साथ जारी रहेगा कि अदालत विरोध स्थल बदलने के बारे में सोचेगी। सुनवाई के दौरान रोक के आदेश का विरोध करने वाले सॉलिसिटर जनरल ने समिति के लिए नाम सुझाने के लिए 1 दिन का समय मांगा है। इस बिंदु पर वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गुंजाल्विस ने अदालत को आश्वासन दिया कि वो दुष्यंत दवे और एचएस फुल्का कोर्ट के विचारों के साथ किसान संघ के पास जाएंगे और अपने सुझावों के साथ वापस आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रमुख न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े के नेतृत्व वाली सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित किसान आंदोलन मामले में एक अन्य याचिका में याचिकाकर्ता ने एक हलफनामा दायर किया है। किसान आंदोलन के कारण सड़क जाम और लोगों को हो रही परेशानी पर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। 26 नवंबर 2020 के बाद से तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते हुए सार्वजनिक सड़कों और राजमार्गों को जाम करने में किसानों की यूनियन का कार्य करने के लिए याचिकाकर्ता ने तर्क का समर्थन करने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर भरोसा किया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह स्पष्ट रूप से अमित साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय का उल्लंघन है और किसान यूनियनों को सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध न करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने हलफनामे में कहा है कि 26 नवंबर 2020 के बाद से किसान यूनियनों द्वारा जारी विरोध के कारण दिल्ली और यूपी दिल्ली के अंदर यात्रियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने से रोक दिया गया है, जिससे अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त के फैसले 2020 का उल्लंघन हो रहा है। अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि विरोध के अधिकार का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है। हलफनामा 16 और 17 दिसंबर 2020 को अदालत द्वारा पारित पहले के आदेश पर निर्भर है, जिसमें प्रारंभिक सुनवाई में पीठ ने किसानों को हिंसा या किसी भी तरीके की नागरिक के जीवन या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बिना विरोध जारी रखने की अनुमति दी थी। ऐसा करने के लिए याचिकाकर्ता ने विभिन्न मीडिया रिपोर्टों को यह दिखाने के लिए रखा है कि किसानों ने सार्वजनिक सीमा पर नोएडा चिल्ला बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर सार्वजनिक रूप से सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए प्रेरित किया है। हलफनामे में ये भी कहा गया है कि चिल्ला बॉर्डर और यूपी के मुरादाबाद में भी हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जनता को गंभीर असुविधा हुई है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय को इस तथ्य के बारे में भी बताया कि सड़कों और राजमार्गों की रुकावट ने कच्चे माल की लागत को लगभग 30% तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह न केवल पिछले वर्षों के शाहीन बाग फैसले का उल्लंघन है, बल्कि इससे तैयार माल की लागत भी बढ़ेगी, जिससे कोविड-19 संकट के मद्देनजर पहले से ही कठिनाइयों का सामना कर रहे आम लोगों पर अधिक वित्तीय बोझ बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मामले में एक सूट में संपत्ति के संबंध में क्षतिपूर्ति की मांग की गई है, जो 1975 के आपातकाल के दौरान जब्त कर ली गई थी। मुकदमे में सम्मन न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी के एकल न्यायाधीश बेंच द्वारा जारी किया गया था। आपको बता दें कि अदालत के समक्ष 94 साल के बुजुर्ग के बच्चेवादी राजीव सरीन, दीपक सुरीन और राधिका सरीन हैं, जिन्होंने दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में इमरजेंसी को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। यह मुकदमा कस्तूरबा गांधी मार्ग पर उनकी संपत्ति के संबंध में है, जिसे केंद्र सरकार के अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। वादी के अनुसार उनके पिता के खिलाफ जुलाई 1975 में दिल्ली सरकार द्वारा जारी विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम और तस्करी निरोधक अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत उनके आदेश की उत्पत्ति निवारक निरोध आदेश थी। वादी के पिता को बाद में तस्करों और विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम 1976 की धारा 6 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्हें केजी मार्ग संपत्ति का अधिग्रहण सहित विभिन्न परिसंपत्तियों, आय और आय के स्रोतों के बारे में बताने के लिए बुलाया गया था। जबकि वादी के पिता ने नोटिस के जवाब में विभिन्न जवाब दाखिल किए। वहीं स्मगलर्स एक्ट के तहत समक्ष प्राधिकारी ने एक आदेश पारित किया, जिसके परिणाम स्वरूप केजी मार्ग संपत्ति को जब्त कर लिया गया। आखिरकार जुलाई 1999 में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केजी मार्ग की संपत्ति को जब्त संपत्ति के रूप में अपने कब्जे में ले लिया। अभियोगी का कहना है कि कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले संपत्ति को समय समय पर भारत सरकार को पट्टे पर दिया गया था। संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा मामले को 26 फरवरी को सुनवाई पूरी करने के लिए लिया जाएगा। अदालत इस मामले की सुनवाई 26 अप्रैल को करेगी।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के उस फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया था कि अगर कोई वाहन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार हाइपोथेकेशन शुल्क नहीं दर्ज करता है तो एक फाइनेंसर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत वित्तीय लेनदार के स्टेटस का दावा नहीं कर सकता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने वॉक्सवैगन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम श्री बालाजी प्रिंट पैक लिमिटेड और एक अन्य पर अपील में नोटिस जारी किया है। अपील में पिछले साल 19 अक्टूबर को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेबल ट्रिब्यूनल द्वारा पारित फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 51 के तहत मोटर वाहन प्राधिकरण के साथ एक वाहन के हाइपोथेकेशन शुल्क का पंजीकरण परिसंपाक के समक्ष शुल्क का वैध दावा नहीं रखता है जब तक कि कंपनी अधिनियम के संदर्भ में वो पंजीकृत न हो। अपीलकर्ता ने वॉक्सवैगन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के दावे को खारिज करते हुए एनसीएलएटी से संपर्क किया था। वहीं एनसीएलएटी के फैसले को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता संजीव सागर ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तर्क दिए। अपीलकर्ता के पास एक सुरक्षा हित है जो वाहन के लिए समझौते के संदर्भ में बनाया गया है, जो कि वाहन के लिए 36 लाख रुपए की कॉर्पोरेट ऋण के लिए है। ये शुल्क मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत पंजीकृत है और पंजीकरण के प्रमाण पत्र पर समर्थित था। एनसीएलटी ने केरल स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस बनाम आधिकारिक परिणामास्पद केस में केरल उच्च न्यायालय के फैसले को भी हवाला दिया। एनसीएलटी ने यह भी कहा है कि वर्तमान मामले में यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं था कि श्री बालाजी प्रिंटो पैक की धारा 77 के तहत शुल्क दर्ज करने में विफलता पर वॉक्सवैगन ने धारा 78 के तहत शुल्क का पंजीकरण किया था। महज 16 साल की उम्र में नाबालिग लड़की की शादी के खिलाफ दायर याचिका को लेकर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि नाबालिग लड़की की शादी महज 16 साल की उम्र में हो गई है, ऐसे में शादी को अमान्य करार दिया जाए। याचिका को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के नोटिस पर दिल्ली सरकार के साथ अन्य संबंधित पक्ष को भी जवाब देना है। इससे पहले एक अन्य मामले में दिल्ली हाई कोर्ट नाबालिग की शादी के मद्देनजर वैवाहिक दुष्कर्म को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बता चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट की तत्काल कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर पीठ ने मामले में नियुक्त न्यायमित्र को उनकी स्वतंत्र राय देने को कहा था। न्यायमित्र ने कोर्ट से कहा था कि वो केंद्र और याची की पूरी बहस को सुनने के बाद अपनी राय देंगे। इस पर अब भी सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ता के वकील ने 2005 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का हवाला देते हुए वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में लाने की मांग की थी। वो इस मामले में पूर्व में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने जवाब में कहा था कि अगर वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में रखा गया तो वैवाहिक जीवन की बुनियाद हिल जाएगी और ये नियम भविष्य में पतियों के शोषण का एक आसान हथियार बन जाएगा। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता ने यह तर्क भी दिया था कि विवाह किसी भी शख्स को यह लाइसेंस नहीं देता है कि वो अपनी पत्नी से जबरन संबंध स्थापित करे। हालांकि इसमें शादी की सफलता और असफलता में एक तर्क सफल शारीरिक संबंध को भी माना जाता है। वहीं इस पर कोर्ट कई बार सहमति जता चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला को 28 सप्ताह के भ्रूण के चिकित्सीय गर्भपात की इजाजत दे दी है। महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी और गंभीर जन्म दोष से पीड़ित गर्भ को खत्म करने की अनुमति मांगी थी। ये जन्मा बच्चा विकास मस्तिष्क वाला था। वहीं यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एमटीपी अधिनियम 1971 में गर्भ को 20 हफ्ते के बाद हटाने पर रोक है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने 7 जनवरी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से कहा था कि वो महिला के गर्भ के हटाने की संभावना पर रिपोर्ट पेश करे। इस मामले में महिला ने अदालत को बताया था कि 27 हफ्ते 5 दिनों के गर्भ की अल्ट्रासोनोग्राफी में पता चला था कि भ्रूण बीमारी से पीड़ित था जो उसके जीवन को असक्षम बनाता है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने सरकार के सिनेमा घरों से संबंधित आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं के एक समूह पर राज्य की प्रतिक्रिया पर सुनवाई करते हुए सिनेमा घरों में 11 जनवरी तक 50% दर्शकों के बैठने और 50% सीटों को खाली रखने का निर्देश दिया। आदेश में फिल्म सिनेमा घरों में दर्शकों की संख्या को 50% से बढ़ाकर 100% करने की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने कहा कि महामारी से हुई आर्थिक नुकसान के कारकों के बारे में कोविड महामारी के दौरान थिएटरों के खाली रहने से अर्थव्यवस्था के परिणाम पर असर नहीं पड़ेगा। तमिलनाडु राज्य के 11
तारीख को मल्टीप्लेक्स और सिनेमा थिएटर में बैठने की क्षमता 50% से अधिक लोगों की उपस्थिति की अनुमति नहीं दी जा सकती है। राज्य के लिए उपस्थित अपर महाधिवक्ता ने कहा है कि 11 जनवरी 2021 तक एक स्पष्ट निर्देश प्राप्त किया जाएगा, विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण वितरण के संबंध में। इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई 11 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि ये ध्यान में रखते हुए खुशी की बात है कि राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या में गिरावट आई है। हालांकि ज्यादा खुश होने का कोई कारण नहीं है और सावधानी बरतने की सलाह दी जा सकती है। तमिलनाडु सरकार ने 4 जनवरी को सिनेमाघरों को 100% बैठने की क्षमता की अनुमति दी थी, जबकि लोगों को आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई थी और फिल्म की शुरुआत में सिनेमाघरों को कोविड-19 के लिए एहतियाती उपाय करने के लिए कहा गया था। अवैध निर्माण मामले में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 जनवरी तक एक्टर की इमारत पर बीएमसी द्वारा किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बीएमसी ने आरोप लगाया है कि सोनू सूद ने बिना अनुमति के 6 मंजिला आवासीय इमारत को कथित रूप से होटल में बदल दिया। इसी मामले को लेकर बीएमसी ने 7 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में बचाव के लिए सोनू सूद बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे थे। इससे पहले भी बीएमसी ने अवैध निर्माण को लेकर सोनू सूद को नोटिस जारी किया था। अधिकारियों के मुताबिक सोनू सूद इस नोटिस के खिलाफ सिविल कोर्ट भी जा चुके थे, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली थी। बीएमसी के नोटिस को सोनू सूद ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर कोर्ट की ओर से उन्हें बड़ी राहत मिली है। सोनू सूद ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने अपनी 6 मंजिला शक्ति सागर इमारत में किसी भी तरह का अवैध या अनाधिकृत निर्माण नहीं कराया है। इमारत में केवल वही बदलाव किए गए हैं जिसकी महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर योजना अधिनियम के तहत परमिशन दी जाती है। शिकायत में कहा गया है कि सोनू सूद ने नियमों का पालन न करते हुए अवैध निर्माण किया, बिना इजाजत रिहायशी जगह को कमर्शियल कैटेगरी में बदल दिया। नोटिस 27 सितंबर 2020 को दिया गया था, जिसकी अवधि 26 नवंबर को खत्म हुई, जिसका जवाब सोनू ने नहीं दिया। उधर 4 जनवरी को फिर मुआयना किया गया, जिसमें पाया गया कि नोटिस का जवाब दिए बिना ही सोनू ने अवैध निर्माण का काम जारी रखा है। वहीं इस मामले में एक्टर को 13 जनवरी तक राहत मिली है। सोनू सूद को बीएमसी की ओर से 6 अक्टूबर 2020 की ओर से नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सोनू सूद ने बिना अनुमति के आवासीय इमारत को होटल में तब्दील कर दिया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने की भी मांग की गई थी। बीएमसी के नोटिस के बाद सोनू सूद ने दीवानी अदालत की ओर रुख किया, लेकिन यहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर रुख किया। उधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों पर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि शर्तें कड़ी ना हो बल्कि उचित हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये निजी स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। कोर्ट ने मोतीराम और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है, जिसमें अदालत ने जमानत के जरिए से भारी रकम मांगने की प्रथा को रोक दी है। आपको बता दें कि कोर्ट ने 1 लाख रुपए की बैंक गारंटी की शर्त को रद्द कर दिया है और अभियुक्त को 20,000 रुपए के बांड पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि जमानत देते समय लगाई गई शर्तें कड़ी नहीं होनी चाहिए बल्कि उचित होनी चाहिए, अन्यथा यह जमानत नहीं देने के बराबर होगा और आरोपी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देने से इनकार करने से और वंचित करने जैसा होगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसे दिए गए संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। जस्टिस संजय के अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले में जस्टिस VR कृष्ण अय्यर का हवाला दिया, जिन्होंने बाबू सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में कहा था कि गरीबों पर भारी जमानत लगाना स्पष्ट रूप से गलत है। गरीबी समाज की पीड़ा है और कठोरता नहीं बल्कि सहानुभूति न्यायिक प्रतिक्रिया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ IPC की धारा 420-34 के तहत मुकदमा चल रहा है। उसने CRPC की धारा 437 के तहत जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। मजिस्ट्रेट ने उसे 1 लाख रुपए की नगद बैंक गारंटी या कैश की शर्त पर जमानत दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाते हुए CRPC की धारा 482 के तहत मौजूदा याचिका दायर की गई। न्यायालय ने कहा कि यह बखूबी तय किया गया कानून है कि CRPC की धारा 437-438 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि जमानत देने की शर्त मनमौजी नहीं होनी चाहिए, यह न्यायपूर्ण और तार्किक होनी चाहिए और यहाँ आरोपियों से नकद सुरक्षा या स्थानीय जमानत देने का आग्रह नहीं कर सकती।
कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी शर्त को लगाने की एक आवश्यकता यह है कि अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मामले की जांच के पुलिस के अधिकारों में न्यूनतम हस्तक्षेप करे। अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पुलिस के जांच के अधिकार के बीच एक संतुलन रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने मोतीराम और अन्य मध्य प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें अदालत ने जमानत के जरिए से भारी रकम मांगने की प्रथा को रोक दिया था। कोर्ट ने 1 लाख रुपए की बैंक गारंटी को शर्त को रद्द कर दिया और अभियुक्त को 20,000 रुपए के बेच बॉन्ड पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। सितंबर 2020 में एक गरीब की जमानत राशि को कम करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा था कि याचिकाकर्ता को अपनी आज़ादी केवल इसलिए वापस नहीं मिल सकती क्योंकि वह जमानत की व्यवस्था नहीं कर सकता था। जून 2020 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना था कि किसी भी अदालत द्वारा लगाई गई जमानत की शर्तें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो जमानत के लिए घातक साबित हों। जस्टिस अरुण मोगा ने कहा था कि जमानत की शर्त या उसे पर लगाया गया बोझ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जमानत का अर्थ विफल हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन। India Legal presents Courts Roundup. इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों के विरोध के ऐलान के चलते विकास दुबे एनकाउंटर की जांच कर रहे न्यायिक आयोग का प्रयागराज दौरा रद्द हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बीएस चौहान की अगुवाई में सोमवार को न्यायिक आयोग द्वारा प्रस्तावित था। साथ ही आपको बता दें कि बिकरूकांड के आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर की वास्तविकता जांचने के लिए न्यायिक आयोग के सदस्यों को इलाहाबाद हाईकोर्ट आना था। न्यायिक आयोग को ये पता लगना था कि विकास दुबे को यहां किन हालातों और आधार पर पहले जमानत मिली थी। इस दौरान हाईकोर्ट में कुछ लोगों का बयान दर्ज हो सकता था। रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान घटना की जांच के लिए गठित जांच कमेटी के चेयरमैन हैं। साथ ही आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस बीएस चौहान की अगुवाई वाले न्यायिक आयोग के हाईकोर्ट दौरे पर ऐतराज जताया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट एसोसिएशन ने अपने अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एक आपात बैठक में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस बीएस चौहान की इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रस्तावित यात्रा का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2020 में उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे की एनकाउंटर में हुई हत्या के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में एक जांच आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। जस्टिस चौहान का नाम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाया था, जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए थे। एसोसिएशन ने शुक्रवार को पारित प्रस्ताव में कहा, उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच की आड़ में जस्टिस बीएस चौहान 11 जनवरी 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय जजों की कार्यप्रणाली की पड़ताल करने जा रहे हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे तब भी उन्हें पता था कि इस प्रकार की असंवैधानिक जांच नहीं की जा सकती है। इस प्रकार के किसी भी आयोग द्वारा माननीय जजों की जांच करने के लिए हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। जस्टिस बीएस चौहान का कृत्य जांच की आड़ में उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका को बदनाम करने का प्रयास है। प्रस्ताव में एसोसिएशन ने ये भी आरोप लगाया है कि जस्टिस बीएस चौहान एक दिवंगत वकील श्रीकांत अवस्थी की मौत के लिए कथित रूप से जिम्मेदार थे। जस्टिस चौहान के निर्देशों पर अधिवक्ता के साथ कस्टडी में क्रूर व्यवहार किया गया था। अंत में एसोसिएशन ने प्रस्ताव में कहा है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रस्तावित यात्रा का घोर विरोध करती हैं और उसकी निंदा करती हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को मामले की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में एक जांच आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में विकास दुबे एनकाउंटर केस की जांच के लिए गठित जांच आयोग को भंग करने की मांग की गई। साथ ही आयोग के सदस्यों के बारे में कथित तथ्यों को छुपाने के आरोप में राज्य के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही जारी करने के निर्देश दिए जाने की मांग भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एपीएन। India Legal presents Courts Roundup.